हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अनजान रिश्ते, एक अनोखी प्रेम कहानी का तीसरा भाग। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले 2 भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मीरा प्रेम को लेकर आती है और मंडप पर बिठा देती है। रावी निशा को लेकर आती है और प्रेम के साथ बिठा देती है। न प्रेम को पता होता कि उसकी दुल्हन कौन है, न निशा को पता चलता कि उसका दूल्हा कौन है। पंडित जी सारे रीति रिवाज करते हैं और फिर मीरा से कहते हैं कि माता पिता कन्यादान के लिए आगे आ जाएं। मीरा और रघुनाथ कन्यादान के लिए सामने आते हैं। रघुनाथ निशा का हाथ प्रेम के हाथ में रखता है, उसके ऊपर आटे की लोई रखता है। उसे आटे की लोई के ऊपर से निशा के मामा का लड़का एक लोटे से पानी डालता है। पंडित जी मंत्र पढ़ते जाते हैं। निशा का हाथ जैसे ही प्रेम के हाथ में आता है उसे बड़ा अजीब सा लगता है, उसे कुछ अंदर से महसूस होता है। निशा सोचती है कितनी बार राघव ने उसे छुआ पर कभी ऐसा नहीं हुआ। फिर सब रीति रिवाज से निशा और प्रेम की शादी हो जाती है। उधर राघव निकला तो जल्दी था, पर बस और रिक्शा वालों के झगड़े की वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है। ट्रैफिक पुलिस सब झगड़ा शांत करा रही थी। राघव बेबस होकर टैक्सी में बैठा था, क्या कर सकता था। इधर प्रेम निशा के मामा से अपना फ़ोन मंगाता है, कहता है जरा माँ से बात कर लूँ, और अपनी माँ को फ़ोन करता है। उसकी बड़ी माँ फ़ोन नहीं उठाती। प्रेम घर के सभी लोगों को फ़ोन लगाता है पर कोई फ़ोन नहीं उठाता। उसे याद आता है कि 15 तारीख की शादी थी, 16 तारीख को उनका मुंबई का टिकट था। शायद वो लोग इस टाइम फ्लाइट में हों, इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहे। क्योंकि उसने बड़ी माँ को नौकरों से कहते हुए सुना था कि हम लोग शादी के दूसरे दिन ही प्रेम से पहले आएंगे, तुम लोग घर सजा के रखना, नई दुल्हन का स्वागत करेंगे। शायद इसलिए बड़ी माँ मुझसे मिले बिना ही चली गई हैं, क्योंकि टिकट प्रेम ने ही करवाया था। प्रेम अपने ऑफिस में फ़ोन करता है, कहता है वरुण जल्दी से इस जगह पर गाड़ी भिजवाओ, मेरी फ़्लाइट कितने बजे की है यह बताओ। वरुण वहाँ से कहता है सर आपकी फ़्लाइट सुबह के 8 बजे की है और आप थोड़ी देर वेट करिए, अभी गाड़ी भिजवा देता हूँ। प्रेम अपना फूलों वाला सेहरा हटाने जा रहा होता है, तभी मीरा आ जाती है और कहती है नहीं बेटा, अभी सेहरा मत हटाओ, घर जाकर पूजा पाठ कराकर तुम्हारी माँ सेहरा हटाएंगी। प्रेम मान जाता है, कहता है इससे मुझे परेशानी हो रही है। तभी फूलों से सजी गाड़ियाँ आ जाती है। प्रेम सबको नमस्ते बोलता है और गाड़ी में बैठ जाता है और निशा को भी बैठने को कहता है। निशा अपने माँ बाप से लिपटकर खूब रोती है। अपनी सहेली रावी से बोलती है मेरे अम्मा बाबूजी का ख्याल रखना। रावी भी उससे लिपटकर खूब रोती है। निशा गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाती है। मीरा बैठी रो रही थी। रघुनाथ समझाता है कौन सी हमारी बेटी बड़ी दूर गई है, यही पास में तो है। जब तुम्हारा दिल करे उससे मिल आना, और जब हमारा मन करेगा हम इसे घर पर बुला लिया करेंगे, इसलिए चुप हो जाओ। मीरा अपने भाई से कहती है चलो सब लोग सब सामान समेट लो, क्योंकि मैरिज हॉल 7 बजे तक खाली करना है, अभी 6 बज रहा है, 1 घंटे में सारा सामान समेट लो। सब लोग सामान समेटने लगते हैं, तभी एक गाड़ी रुकती है, उसमें से राघव निकलता है और भागता हुआ अंदर जाता है। तभी मीरा मिलती है, राघव से कहती है अरे दामाद जी आप बड़ी जल्दी आ गए, हम सामान सब समेट रहे हैं, क्यों आ गए? आप घर जाइए और शादी के रीति रिवाज कीजिए, वापस ससुराल आना शुभ नहीं माना जाता। राघव बोलता है आंटी मेरी शादी कब हुई? निशा से मेरी शादी नहीं हुई है, मैं तो ट्रैफिक में फंसा था, 3 बजे से ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ और अब निकला हूँ, भागा हुआ यहाँ आ रहा हूँ। निशा कहाँ है? यह सुनते ही मीरा और रघुनाथ सदमा में आ जाते हैं। रघुनाथ बोलता है अरे यह क्या कह रहे हो बेटा, हमने तो तुम्हारी शादी निशा से की है। राघव बोलता है मैं सच कह रहा हूँ अंकल, मेरी शादी निशा से नहीं हुई है, मैं तो अभी आ रहा हूँ। मीरा बोलती है तो निशा की शादी किसके साथ हुई? मेरी बेटी को कौन ले गया? और वो बेहोश हो जाती है। राघव कहता है जल्दी इनको कार में डालो और हॉस्पिटल ले चलो, शायद इनको सदमा लगा है। सारे रिश्तेदार परेशान हो जाते हैं। निशा की बुआ कहती है चलो पुलिस में रिपोर्ट करते हैं,
कुछ लोग मीरा को हॉस्पिटल ले जाते हैं। राघव और रघुनाथ पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ पूरी कहानी बताते हैं। इंस्पेक्टर कहता है, जिस लड़के ने आपकी बेटी से शादी की उस लड़के का नाम क्या है? रघुनाथ बोलता है, हमें नहीं मालूम, हमने तो आपको पूरी कहानी बता दी, अब आप मेरी बेटी को जल्दी से जल्दी ढूंढ निकालिए। इंस्पेक्टर कहता है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बेटी आपको मिल जाए। इधर प्रेम एयरपोर्ट पहुंचता है, थोड़ी देर हो जाती है, उसकी फ़्लाइट छूट जाती है। वह वरुण को फ़ोन करता है और कहता है, मेरी फ़्लाइट छूट गई है, तुम जल्दी से दूसरी फ़्लाइट का इंतज़ाम करो तुरंत। वरुण कहता है, सर क्या मैं आपको ट्रेन में आपका टिकट करवा दूं, क्योंकि आपको 18 तारीख को अमरावती जाना है, इतनी जल्दी कोई फ़्लाइट नहीं मिलेगी। प्रेम बोलता है, ठीक है, ट्रेन की टिकट करवाओ, फर्स्ट एसी की 2 टिकट लो। वरुण प्रिया और प्रेम के नाम की 2 टिकट करवा देता है और प्रेम के फ़ोन पर मैसेज कर देता है। कहता है कि 10 बजे की ट्रेन है। प्रेम ड्राइवर को बोलता है कि स्टेशन चलो। निशा को बोलता है, अपना घूंघट हटा दो, पर निशा बोलती है, नहीं, जब तक आपके घर में पूजा पाठ नहीं हो जाती मैं घूंघट नहीं हटा सकती, ऐसे मेरी अम्मा ने कहा है। प्रेम बोलता है, जैसे तुम्हारी मर्जी, पर तुम अपनी मॉम को अम्मा क्यों बोल रही हो? वो मेरी अम्मा है तो मैं उन्हें मम्मी कैसे कहूँ? अम्मा को अम्मा ही कहेंगे। प्रेम सोचता है, शायद अपनी दादी को अम्मा बोल रही है। प्रेम निशा से खाने के लिए पूछता है, कुछ खाओगी? निशा चाय पीने को कहती है। प्रेम चाय लेकर आता है और कुछ खाने को भी लेकर आता है। कहता है, अभी कुछ खा लो, ट्रेन के अंदर लंच डिनर करेंगे। निशा पूछती है, आपके गांव कब तक पहुंचेंगे? तभी वहां से एक ट्रेन गुजरती है। ट्रेन के शोर में प्रेम सुन नहीं पाता कि निशा क्या सवाल कर रही है। निशा इसलिए सवाल करती है क्योंकि शादी से पहले राघव की माँ ने उसे गांव के देवी देवता पूजने के लिए कहा था और कहा था कि शादी वाले दिन राघव तुमको गांव लेकर जाएगा और वहां के देवी देवता की पूजा होगी, तब तुम्हारा घर में गृह प्रवेश होगा। इसलिए वह चुपचाप प्रेम के साथ चली जा रही थी, लेकिन उसे प्रेम की आवाज़ में फर्क नजर आ रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि राघव की आवाज़ कैसे बदल गई। उसने सोचा, शायद शादी में उल्टा सीधा खाने की वजह से गला गायब हो गया होगा। इधर निशा को सब ढूंढ रहे थे। राघव स्टेशन पहुंच जाता है, तभी ट्रेन आ जाती है। प्रेम निशा का हाथ पकड़कर ट्रेन में चढ़ा लेता है। राघव भाग भाग कर हर डिब्बा ढूंढता है। प्रेम ट्रेन का दरवाज़ा बंद कर देता है। राघव को निशा नहीं मिलती। फर्स्ट एसी में वह नहीं चढ़ सकता था, वह स्लीपर में ही ढूंढता है। निशा की सबको फोटो दिखाकर पूछता है, क्या आपने इस लड़की को देखा है? पर कोई जवाब नहीं देता, सब लोग मना करते हैं। थोड़ी देर में ट्रेन चल पड़ती है। प्रेम बार बार निशा से खाने पीने के बारे में पूछता है। कहता है, अपना घूंघट हटा लो, ये सब दकिया सुनी बातें हैं, मैं इन सब में विश्वास नहीं करता। निशा को उसकी बातों पर ताज्जुब होता है और सोचती है, उस दिन तो इन्होंने कहा था कि हमें घूंघट में रहना है जब तक गांव की देवी देवताओं की पूजा नहीं हो जाती। फिर सोचती है, शायद माँ के डर की वजह से ऐसा कहा हो। वह बोलती है, मैं घूंघट रात को सोते वक्त हटाऊंगी, आप मेरा चेहरा नहीं देखेंगे, मैं थोड़ा सा घूंघट हटा लूंगी। प्रेम सोचता है कि प्रिया तो लंदन में पड़ी बढ़ी है, तो यह इतनी तकिया सुनी कैसे हो सकती है? उसकी समझ में नहीं आता, क्या मुझे इम्प्रेस कर रही है? वह सोचता है, चलो बड़ी माँ इससे बहुत खुश रहेंगी, क्योंकि यह भी पूजा पाठ करने वाली, भगवान को मानने वाली, और मेरी माँ दादी भी पूजा पाठ वाली, जोड़ी अच्छी रहेगी। ट्रेन दौड़े जा रही थी अपनी मंजिल की तरफ। फिर रात हो जाती है तो प्रेम डिनर मंगाता है। निशा से बोलता है, तुम डिनर कर लो। निशा थाली में लेकर मुंह ढके डिनर करती है। फिर दोनों सो जाते हैं। राघव रात भर निशा को गली गली स्टेशन स्टेशन ढूंढता है, पर निशा नहीं मिलती। थक हार कर वह घर आ जाता है। इधर मीरा को होश आता है। वह पूछती है कि निशा मिली कि नहीं। राघव बोलता है, मिल जाएगी, आप चिंता मत करो, मैंने पुलिस में खबर कर दी है। इधर 24 घंटे के बाद प्रेम मुंबई पहुंच जाता है। प्रेम सुबह वरुण को फ़ोन कर गाड़ी भेजने को कहता है। इधर प्रेम की बड़ी माँ प्रेम को फ़ोन लगा लगा कर थक जाते हैं
और वह बड़े गुस्से में होती हैं। दादी और प्रिया का पूरा परिवार बहुत दुखी होते हैं। बड़ी माँ भी नाराज होते हुए कहती है कि ऐसा भी क्या काम कि इंसान अपनी शादी भूल जाए। घर पर सब लोग प्रेम से नाराज होते हैं। प्रेम घर पहुंच जाता है और घर की डोरबेल बजाता है। नौकर आकर दरवाज़ा खोलता है और बड़ी माँ से आकर बोलता है कि प्रेम भैया आ गए हैं। बड़ी माँ और दादी मंदिर में पूजा कर रही थी। दोनों दौड़ती हुई आती हैं। सोचती हैं प्रेम को बहुत बातें सुनाएंगी। प्रेम दरवाजे पर ही खड़ा रहता है। बड़ी माँ और दादी आती हैं। गुस्से से दोनों प्रेम की तरफ देखती हैं। प्रेम बोलता है, क्या मैं ऐसे ही दरवाजे पर खड़ा रहूँगा? जो करना है रीति रिवाज जल्दी करिए, मुझे अपने ऑफिस जाना है। माँ बोलती है, कैसे रीति रिवाज? तू अंदर आ। वो बोलता है, आपकी बहू भी साथ में है। बड़ी माँ को आश्चर्य होता है। बहू? कैसी बहू? तेरी शादी कब हुई? वह बोलता है, क्या बात कर रही हैं? प्रिया से मेरी शादी आपने ही करवाई है, क्या भूल गई? क्या हो गया आप दोनों को? मजाक कर रही हैं क्या मुझसे? तभी गाड़ी से निशा को बाहर निकाल कर लाता है। बड़ी माँ बोलती है, यह कौन है? प्रेम बोलता है, आपकी बहू प्रिया। निशा प्रिया का नाम सुनकर चौंक जाती है। निशा सोचती है, मेरा नाम तो प्रिया नहीं है, यह किसका नाम ले रहे हैं? तभी बड़ी माँ प्रिया को आवाज देकर कहती है, यह प्रिया है। गुस्से से प्रेम की तरफ देख कर कहती है, हम लोग हवेली में तुम्हारा इंतजार कर रहे थे पर तुम नहीं आए। गुस्से से हम लोग मुंबई वापस आ गए प्रिया को लेकर। प्रेम निशा की तरफ देखता है और पूछता है, तुम कौन हो? निशा भी आश्चर्य में पड़ जाती है, चुपचाप खड़ी रहती है। माँ बोलती है, ए लड़की, तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? और प्रेम से शादी कैसे की? प्रेम की बहनें भी आ जाती हैं। प्रिया के मम्मी पापा रिश्तेदार भी आ जाते हैं, क्योंकि सारे रिश्तेदार वही प्रेम के घर पर होते हैं। पूरी भीड़ लग जाती है। प्रेम की बहन बोलती है, क्या तुम गूंगी हो? माँ क्या पूछ रही हैं उसका जवाब दो। निशा बोलती है, मैं गूंगी नहीं हूँ। विशाखा कहती है, इसकी शक्ल सूरत कैसी भी होगी भैया, क्या आपने इसको देखकर नहीं पहचाना? प्रेम हक्का बक्का खड़ा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। बड़ी माँ बोलती है, ए लड़की, अपना घूंघट उठाओ। निशा घूंघट नहीं उठाती। वैशाली कहती है कि लगता है ये बदसूरत है, तभी अपना घूंघट नहीं हटा रही है। प्रेम अपनी दोनों बहनों को डांटते हुए कहता है कि तुम दोनों कुछ ज़्यादा बोल रही हो। बड़ी माँ बोलती है, ठीक कह रही है यह। तभी प्रेम निशा से कहता है कि घूंघट उठाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कौन हो। निशा अपना घूंघट उठा देती है। निशा जैसे ही अपना घूंघट हटाती है, सब उसे टकटकी लगाकर देखते रह जाते हैं। निशा बोलती है, हम बदसूरत नहीं हैं। प्रेम भी निशा को देखता रह जाता है। निशा इतनी सुंदर थी कि प्रिया उसके सामने फीकी सी लग रही थी। निशा कहती है, मैं आपके लड़के से शादी करने नहीं गई थी, बल्कि आपके लड़के ने मेरे लगन मंडप पर आकर मुझसे चुपके से शादी करी है। मुझे नहीं पता था यह कौन है। मेरी शादी तो राघव जी से हो रही थी। इनसे पूछिए कि राघव जी कहाँ हैं। गुनाहगार मैं नहीं, आपका लड़का है। तो सारे सवाल आप अपने लड़के से कीजिए और मुझे बताएं कि मैं कहाँ पर हूँ। मुझ पर इल्ज़ाम लगाने से पहले 100 बार सोचिए कि गलती किसकी है। पहले यह जानने की कोशिश करिए। प्रेम निशा के होंठों पर उंगली रख देता है और चुप रहने को कहते हुए कहता है, चुप, बिल्कुल चुप। निशा चुप हो जाती है। सब लोग ताज्जुब से प्रेम को देखने लगते हैं कि एक अनजान लड़की के होंठों पर उंगली, जिसको ठीक से जानता तक नहीं। प्रिया सोचती है, प्रेम ने आज तक मुझसे ठीक से बात तक नहीं की और जिस लड़की को वह जानता नहीं उससे बात कर रहा है, होंठ पर उंगली रख रहा है। प्रेम की दादी बोलती है कि लड़की ठीक बोल रही है, इन सारे सवालों के जवाब प्रेम दो। दादी निशा से पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? निशा बोलती है, मेरा नाम निशा है। दादी बोलती है, जो हो गया सो हो गया। इस लड़की को गेस्ट रूम में ले जाओ और प्रेम तुम हमारे साथ आओ, क्योंकि तुमसे सारे सवालों के जवाब चाहिए। नौकर निशा का सामान गेस्ट रूम में ले जाते हैं और प्रेम दादी माँ के साथ घर में आ जाता है। दादी पूछती हैं, यह बताओ यह सब कैसे हुआ? प्रेम रास्ते की सारी बातें दादी को और बड़ी माँ को बताता है कि कैसे गाड़ी खराब हुई, टैक्सी करनी पड़ी, टैक्सी वाले ने वृंदावन में उतारा और सारी घटना प्रेम ने दादी को बताई। दादी भी समझ गई कि प्रेम वृंदावन हवेली की जगह
वृंदावन मैरिज हॉल में पहुंच गया, जहां निशा की शादी किसी राघव नाम के लड़के से हो रही थी और लाइट चले जाने की वजह से कोई समझ नहीं पाया और प्रेम की शादी निशा से हो गई। दादी ने सब कुदरत का खेल माना और बड़ी माँ से कहा, यह सब भगवान की कृपा है, जोड़ियां ऊपर वाली बनाती है। शायद प्रेम की किस्मत में प्रिया नहीं निशा लिखी थी। किस्मत का लिखा मानकर हम लोग बहू का स्वागत करते हैं। रत्ना को भी यह लगा कि शायद माँ ठीक कह रही है। उसने कहा, प्रेम अब तुम बाहर जाओ और निशा को लेकर आओ। पहले बहू का स्वागत करते हैं, उसके बाद उसके परिवार वालों से बात करते हैं, क्योंकि उसके परिवार वाले भी बहुत परेशान होंगे। राघव शादी के मंडप में क्यों नहीं आया, यह भी पता करना होगा। प्रेम निशा के पास गेस्ट रूम जाता है तो वहां देखता है कि निशा रो रही थी। वह उसके पास जाता है और उससे कुछ बोलने को होता है कि तभी निशा उससे लड़ने लगती है और धक्का देकर कहती है, आप यहाँ क्यों आए? चले जाइए यहाँ से, मैं आपकी सूरत नहीं देखना चाहती। कौन है आप? मुझसे शादी क्यों की? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मेरे राघव जी कितने अच्छे थे, मैं उनसे शादी करना चाहती थी। निकल जाइए कमरे से। मेरे अम्मा बाबूजी का क्या हाल होगा? बोलिए, किस जन्म का बदला लिया है? ऐसा कहकर वह अपना गुस्सा प्रेम पर उतारती है। प्रेम बोलता है, चुप हो जाओ, यह सब गलतफहमी की वजह से हुआ। मेरी शादी वृंदावन हवेली में हो रही थी, वहां पर मेरी शादी का सारा अरेंजमेंट था और टैक्सी वाला मुझे वृंदावन हॉल में ले आया, इसलिए तुम्हारी मेरी शादी हो गई। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे माँ बाप से बात करूँगा, हो सका तो हम जल्दी तलाक ले लेंगे और तुम अपने राघव से शादी कर लेना। निशा गुस्से में बोलती है, अरे शादी विवाह कोई मजाक समझ रखा है क्या? जब जी चाहा कर लिया, जब जी चाहे छोड़ दिया। मैं गुड़िया हूँ क्या जो बार बार शादी करती फिरूं? शांत हो जाओ और चलो घर के अंदर, बड़ी माँ दादी बुला रही है। निशा अपना सामान उठाने लगती है तो प्रेम बोलता है, अरे यार सामान यहीं रखो, नौकर ले जाएगा, तुम बस चलो। निशा प्रेम के पीछे पीछे चल देती है। दोनों दरवाजे पर पहुंच जाते हैं तो बड़ी माँ पूजा की थाली लेकर आती हैं और बहू बेटे की आरती करती हैं और रोली की थाल रख कर कहती हैं, चावल के लोटे में लात मार के रोली में पांव रख के अंदर गृह प्रवेश करो। निशा ऐसा ही करती है। निशा के पांव बहुत सुंदर घर के अंदर बनते जाते हैं। दादी बोलती है कि कुछ भी कहो, इस लड़की के पांव बहुत शुभ हैं। उधर प्रिया फूट फूट कर रोती है, अपनी माँ से कहती है, हम यहाँ नहीं रहेंगे माँ, चलिए घर चलते हैं। माँ कहती है, मेरी सहेली ने मुझे वचन दिया था कि मैं तेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाऊंगी, मैं तुझे प्रेम की पत्नी बना के मानूंगी, इसके लिए मुझे चाहे जो करना पड़े। प्यार जंग में सब जायज है, मैं इस लड़की को इस घर से निकाल कर रहूंगी, तो फिक्र मत कर, तू ही प्रेम की पत्नी बनेगी। मैं इस घर की ईंट से ईंट बजा दूंगी, अगर तू बहू नहीं बनी तो कोई भी नहीं बनेगा। ऐसा कहकर प्रिया की माँ प्रिया को चुप करा देती हैं। उसकी आंखों में साजिश के डोरे लहराते हैं। तभी प्रेम की दोनों बहनें आ जाती हैं और वह बोलती हैं, आंटी हम भी तुम्हारा साथ देंगे। इस निशा नाम की लड़की को हम अपनी भाभी नहीं मानते, हम इसको घर से निकाल कर ही रहेंगे। तीनों लोग हाथ पर हाथ धर के वादा करते हैं कि प्रिया को ही इस घर की बहू बनाएंगे। इधर निशा प्रेम के कमरे में लाई जाती है। दादी और बड़ी माँ उसे प्रेम के कमरे में छोड़ने आती हैं और कहती हैं, यह तुम्हारा कमरा है। कमरा देखकर निशा अचंभित रह जाती है। कहाँ वो एक खटिया पर सोने वाली, कमरा भी उसका बड़ा छोटा सा था, पर यहाँ तो बहुत बड़ा कमरा है, बेड भी बहुत बड़ा है। आज तक ऐसा कमरा सिर्फ उसने फिल्मों में देखा था, पर उसे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसे अपने अम्मा बाबूजी की याद आ रही थी। तभी प्रेम आता है और निशा को समझाता है कि जो हो गया उसे भूलने की कोशिश करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम थोड़ा आराम कर लो, तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। निशा बोलती है, मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ? तो प्रेम बोलता है, तुम इस वक्त मुंबई में हो। तभी एक नौकर बुलाने आता है कि भैया आप और भाभी नीचे खाना खाने आ जाओ। निशा मना करती है, हम खाना खाने नहीं आएंगे, हमें भूख नहीं है। प्रेम बोलता है, खाना खा लो, भूखी मत सो। पर निशा उसकी नहीं सुनती और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में घुस जाती है। प्रेम नौकर से बोलता है, तुम चलो मैं आता हूँ, और वरुण को फोन करता है। उससे कहता है, बहुत गड़बड़ हो चुकी है। वरुण उधर से बोलता है, सर क्या परेशानी है?
प्रेम उसे सारी बात बताता है। वरुण बोलता है, सर आप भाभी के घर का पता लीजिए, उनके परिवार के बारे में कुछ पूछिए, मैं आपको सब कुछ पता करके बताता हूँ। प्रेम बोलता है, ठीक है, मैं तुमको अभी बताता हूँ। प्रेम निशा का इंतजार करता है। तभी निशा बाथरूम से बाहर निकलती है और प्रेम को अपना इंतजार करते हुए पाती है। वह बोलती है, आपको शर्म नहीं आती कि एक लड़की नहा कर बाहर निकली है तो आप उसके कमरे से दूर चले जाएं। प्रेम सॉरी बोलता है और कहता है, ज़्यादा चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, यह कमरा मेरा है, मेरे कमरे में मेरे अलावा कोई और नहीं आता, नौकर भी मुझसे पूछकर साफ सफाई करने आते हैं। यह तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम मेरे कमरे में हो। तुम अपने माता पिता का नाम बताओ, जगह का नाम बताओ, जिस घर रहती हो, फ़ोन नंबर दो, अभी तुम्हारे घर वालों को खबर कर दूंगा। निशा बोलती है, पहले आप बाहर जाएं, मैं दूसरे कपड़े पहनना चाहती हूँ, यह कपड़े मुझे फिट नहीं हो रहे। ऐसा मन ही मन बड़बड़ाती है। प्रेम बाहर निकल जाता है और निशा दूसरे कपड़े ढूंढने लगती है और चिल्लाती है, मुझे लखनऊ पहुँचने दो, मैं इस दर्जी के बच्चे को अच्छे से बताऊंगी, मेरा ब्लाउज इतना टाइट सिला है कि फट गया है, 2 घूंसे मारूंगी। ऐसा चिल्लाती जाती है। दूसरा ब्लाउज निकालती है, उसको थोड़ा पहनने की कोशिश करती है, वह ब्लाउज आ जाता है। फिर एक साड़ी निकालकर पहन लेती है और बोलती है, अब ये खड़ूस मियाँ कहाँ चले गए, अब नहीं आएंगे, मेरे माँ बाप का पता पूछने, खाना खाने लगे होंगे, कैसे लोग हैं, इतना मुझ पर चिल्लाए। अरे पहले पूरी बात तो जान लो, फिर मुझ पर चिल्लाना चाहिए था। और वह बहनें कितनी नकचड़ी हैं, ऐसे कोई पेश आता है जैसे वो मुझसे पेश आ रही थी। निशा बेड पर लेट जाती है और बड़बड़ाती हुई धीरे धीरे सो जाती है। आरव दादी माँ और बड़ी माँ से बात कर रहा था। वहाँ पूरा परिवार होता है, प्रिया के रिश्तेदार, माँ बाप सभी लोग होते हैं। सब लोग प्रेम को सलाह देते हैं कि लड़की के घर का पता पूछकर उसके घर छोड़ आओ और उसे तलाक दे दो। पर दादी माँ बोलती हैं, शादी ब्याह कोई मजाक की बात नहीं है, एक लड़की की जिंदगी का सवाल है। प्रेम जो भी करना बहुत सोच समझ कर करना, इनके माँ बाप को समझना। अब क्या पता वो लड़का शादी करने को तैयार होगा कि नहीं। अगर वह लड़का शादी करने को तैयार नहीं हुआ तो निशा की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इसलिए जो कदम उठाया बहुत सोच समझकर उठाना। प्रेम भी यही सोचता है। दादी बोलती हैं, अब सब लोग जाकर अपने कमरे में सो जाओ। प्रेम, अब तुम निशा के लिए खाना लेकर जाओ। प्रेम बोलता है, यह काम मुझसे नहीं होगा, किसी नौकर से खाना भिजवा दो, मैं जा रहा हूँ। बड़ी माँ बोलती है, नहीं तुम ही लेकर जाओ। तभी प्रिया की माँ प्रिया की तरफ इशारा करती है। प्रिया माँ का इशारा समझ जाती है और उठकर वहाँ से चली जाती है। प्रेम खाना लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। प्रिया समझ जाती है कि प्रेम आ रहा है तो जानबूझकर प्रिया रोने लगती है। प्रेम जैसे ही वहां से गुजरता है, प्रिया के रोने की आवाज़ सुनाई देती है तो वह प्रिया के कमरे में प्रिया को चुप कराने लगता है और कहता है, देखो यह सब जानबूझकर नहीं हुआ है, अनजाने में यह शादी हो गई है, इसलिए तुम रोना बंद करो और जिंदगी में आगे बढ़ो, क्योंकि अभी मैं तुम्हें कोई दिलासा नहीं दे सकता और मैं खुद भी नहीं बता सकता कि आगे क्या होगा, तो प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो। तभी एक नौकर वहाँ से गुजरता है। प्रेम उसको बुलाता है और कहता है, यह खाना मेरे कमरे में रख दो और अभी थोड़ी देर में आता हूँ मैं। नौकर खाना लेकर चला जाता है। प्रेम प्रिया को समझा बुझाकर अपने कमरे की तरफ जाने लगता है, पर प्रिया उससे लिपट जाती है। प्रेम उसे समझाता है, अपने आप से अलग करता है और कहता है, यह सब ठीक नहीं है प्रिया, अपने आप को संभालो। तभी बड़ी माँ, दादी और प्रिया की मम्मी वहाँ आ जाती है। बड़ी माँ को यह सब अच्छा नहीं लगता। जाने क्यों प्रिया के पास प्रेम को देखकर उन्हें बुरा लगता है। बड़ी माँ बोलती हैं, तुम अभी तक अपने कमरे में नहीं गए, तुम अपने कमरे में जाओ, हम लोग प्रिया को संभाल लेंगे। प्रेम अपने कमरे में जाता है। वहाँ देखता है कि निशा सो चुकी थी, खाना वैसे ही ढका रखा है। प्रेम 1-2 बार उसको बुलाता है पर वह पलट कर नहीं देखती। प्रेम समझ जाता है कि वे थक गई है, इसलिए सो गई है। वह भी सोफे पर सो जाता है। इधर बड़ी माँ और दादी प्रिया को समझाती हैं, बेटा हम सब किस्मत के हाथों मजबूर हैं, इसलिए तुम अब प्रेम को भूल जाओ, क्योंकि अब उसकी शादी हो चुकी है, इसलिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो। और वह अपने आप कमरे में चली जाती है। प्रिया की माँ प्रिया को समझाती हैं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रेम को
दिला के रहूँगी, यह मेरा वादा है तुमसे भी और खुद से भी। अब तुम सो जाओ, मैं भी तुम्हारे पापा के पास जा रही हूँ। रात में अचानक प्रेम की आंख खुलती है तो अपने बेड पर रोशनी देखता है। वह सोचता है, मेरे बेड पर रोशनी कैसे? वो बेड के पास जाता है। वह देखता है कि निशा चादर ओढ़े बैठी और अंदर लैंप जला रखा है और खाना खाने में जुटी है। जरा सा चादर हटाकर देखता है तो उसकी आंखें निशा की आंखों में मिलती है। निशा बोलती है, ऐसे क्या घूर रहे हो? मुझे भूख लगी थी तो खाना खा रही हूँ। भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। एक तो समय पर खाना नहीं दिया और दूसरा खाने को नज़र लगा रहे हो। प्रेम बोलता है, खाओ, मैं नज़र नहीं लगा रहा, मैं तो तुमको जगा रहा था। तुम जागी नहीं तो मैं क्या करूं? निशा कहती है, ठीक है, अब जाकर आप सो जाइए, मुझे खाने दीजिए। ठीक है, ऐसा कहकर प्रेम सोने चला जाता है। निशा भी खाकर सो जाती है। फिर सुबह होती है। निशा बाथरूम में सबसे पहले जाने के लिए तैयार होती है, पर प्रेम उसे रोक देता है और कहता है, मैं पहले जाऊंगा, तुम बाद में जाना, क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है। निशा बोलती है, नहीं, पहले मैं जाऊंगी। प्रेम बोलता है, यह घर मेरा है, मेरा बाथरूम है, तो सबसे पहले मैं जाऊंगा। निशा बोलती है, मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरा भी इस घर में उतना ही अधिकार है जितना आपका अधिकार है। मुझ पर थैंक्स जमाने की जरूरत नहीं। इतने में नौकर चाय लेकर आता है और कहता है कि आपके और भाभी के लिए चाय लेकर आया हूँ। प्रेम इशारे से कहता है, रख दो। नौकर चाय रखकर चला जाता है। निशा प्रेम का ध्यान बटा देखकर जल्दी से बाथरूम में घुस जाती है। प्रेम गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, निशा जल्दी निकलना, नहीं तो तुम्हें बाथरूम में बंद करके चला जाऊंगा। निशा बोलती है, हम नहीं निकलेंगे, जो करना है कर लीजिए। तो दोस्तों आगे क्या होगा? क्या राघव निशा को ढूंढ पाएगा या नहीं? क्या निशा अपने माँ बाप से मिल पाएगी या नहीं? अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस चैनल का अगला भाग जरूर सुनें, जो जल्दी ही इस चैनल पर प्रसारित हो जाएगा।